आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, क्या हेडिंग लगाई थी कल? कोई हेडिंग लगाई थी क्या? वायु दाब पेटियां। आज पढ़ेंगे हम वायु दाब पेटियां। ये डायरेक्ट रूप से हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक इनको नहीं पढ़ोगे तब तक आगे की बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा अपने को, बड़ा बड़ा समझना पड़ेगा। कोई डिटेल से नहीं देखेंगे इनको, भी अपने भारत के भूगोल का, जलवायु का मैटर समझ में आ जाए उतना हम देखेंगे। तो ये ग्लोब है और ग्लोब पर ये रेखा है, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। और जहां भूमध्य रेखा होती है वहां साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब वो सर कल तो बता रहे थे कि कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सीधी पड़ती है, और आज कह रहे हो कि 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है। तो ये बात सही हो सकती है क्या या नहीं हो सकती? तो ये बात सही हो नहीं सकती, है बात सही है, ठीक है। पृथ्वी ऐसे है झुकी हुई, पृथ्वी के ऊपर ये जो भूमध्य रेखा है ना, अब देखो झुकी हुई है। और जो दिन चलता है वो दिन कैसे चलता है? वो दिन, अब देखो वैसे तो अक्षा अपने जो देशांतर रेखा है वो टेढ़ी है, यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है, झुकी हुई है, इस प्रकार से झुकाव है। लेकिन जब सूर्य की किरणें पड़ेगी ना इस पे, तो एक लेवल के अंदर पड़ेगी। एक लेवल के अंदर जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो भूमध्य रेखा पर हमेशा एक जितना बड़ा दिन और एक जितनी बड़ी क्या होगी? रात होगी, भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और जहां पर तापमान ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, सूर्य की किरणें हमेशा पड़ेगी, तो वहां तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। जब तापमान ज्यादा होगा उस स्थान पर वायु दाब क्या होगा? वहां पर वायु दाब कम होगा। यह बात भी हमने लिखी है एक लाइन के अंदर कि जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायु दाब कम होगा। और भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान ज्यादा रहता है। तापमान ज्यादा रहता है तो वायु दाब कम होता है। वायु दाब कम क्यों होता है? वायु दाब कम इसलिए होता है कि हवा गर्म हो जाती है और हवा गर्म होने पर फैलती है, और फैलने के कारण यहाँ पर वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये वायु दाब की कुछ पेटियां पाई जाती है। जैसे यहाँ पर हम एक अक्षांश बना लेते हैं, इस अक्षांश का नाम है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 0 डिग्री है ही। इसके बाद अपने बात करें तो ये हम एक अक्षांश रेखा बना लेते हैं, ये है 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस 0 डिग्री को मैं यहां से अब कर देता हूं साफ। तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है तो वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कम वायु दाब पाया जाता है। 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में इसे बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तापमान ज्यादा होता है साल भर, इसलिए हवा गर्म होकर फैल जाती है, ऊपर उठ जाती है और वायु दाब निम्न या कम हो जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब आपने हो सकता है मोबाइल चेक कर लिया होगा इतनी देर में, मोबाइल चेक किया होगा तो एक फोटो भेजी हुई है ग्रुप के अंदर, देखी थी क्या अभी? नहीं देखी तो फोटो देख लेना आप। अब यहां से यहां पे तापमान ज्यादा है तो वायु दाब कम होगा। वायु दाब कम होगा तो हवा किधर जाएगी? ऊपर उठेगी हवा, हवा ऊपर उठेगी।
हवा ऊपर उठेगी तो हवा यहां से उठी हुई जो हवा है ना वो दो जगह नीचे उतरती है। एक तो उतरती है 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में, और एक ये हवा उतरती है 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। यहां से ऊपर उठी हुई हवा कहां उतरती है, या तो इन अक्षांशों के बीच में नीचे उतरती है, या 30 से 35 डिग्री ये वाले जो उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश है इन अक्षांशों के पास में नीचे उतरती है। अब हवा जब नीचे उतरेगी तो हवा का दाब है वो पृथ्वी पर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा, है ना। हवा नीचे उतरेगी तो दबाव यहाँ पर ज्यादा पड़ेगा। दबाव ज्यादा पड़ेगा वायु का तो वायु दाब उच्च होगा कि निम्न होगा? उच्च होगा। दाब ज्यादा लगेगा तो उच्च वायु दाब। अब यहां पर अगर उच्च वायु दाब है तो यहां पर हम पेटी पढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंध पढ़ते हैं वैसे कटिबंध की दृष्टि से। तो यहां ये जो दो पेटियां हैं इन्हें बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। और ये भी कौन सी है? शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। एक बार कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की ओर देखना है, समझनी है बात। बात क्या है कि यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है तो हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, और यहां से ऊपर उठी हुई हवा 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में नीचे उतरती है। इसलिए यहां पर वायु दाब क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। इसलिए इन दोनों स्थानों पर कौन सी पेटी पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी पाई जाती है। अब यहां पर तो हवा ऊपर उठ गई थी और यहां पर दोनों स्थानों पर हवा नीचे उतरी है। हवा नीचे उतरेगी तो यहां पर उच्च वायु दाब है, यहां भी उच्च वायु दाब है। हवाएं या पवनें किस दिशा में चलती है? एक लाइन लिखी थी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। ठीक है, निम्न वायु दाब किधर है? तो निम्न वायु दाब किधर है? यहां है, लिखा हुआ है ना निम्न वायु दाब पेटी। और एक निम्न वायु दाब कहां है? एक निम्न वायु दाब है यहां 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में। ये 60 से 65 कौन से गोलार्ध के हैं? उत्तरी गोलार्ध के। और ये 60 और 65 दक्षिणी गोलार्ध के। अब कहानी क्या है? अब कहानी है कि एक तो जो यहां से हवा चलेगी वो इस ओर चलेगी निम्न वायु दाब की ओर, यहां से जो हवा चलेगी वो इस ओर चलेगी। ये दोनों हवाएं यहां पर आपस में टकराएगी, यहां से ऊपर उठेगी, आधी यहां उतरेगी और आधी यहां नीचे उतरेगी। एक बार लिखना नहीं है, इतना समझना है। फिर यहां उच्च वायु दाब है, यहां निम्न वायु दाब है और यहां भी निम्न वायु दाब है। ये तो है ध्रुव, ये तो क्या है? ध्रुव। ये भी ध्रुव है। ध्रुव के पास में होता है जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है? उपध्रुव। तो ये है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। और ये भी कौन सी है? उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। ये भी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। वायु दाब निम्न है, इसका मतलब हवा इस ओर भी तो आएगी। यहां पर उच्च वायु दाब है तो यहां उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा चल रही है। आधी हवा इधर जा रही है, आधी हवा किधर आ रही है? इस साइड में आ रही है। यहाँ उच्च वायु दाब है तो आधी हवा स्थल के सारे सारे इधर आ रही है, आधी स्थल के सारे सारे उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर जा रही है। यहां तक की कहानी समझ में आई है क्या? अब सबसे ऊपर की जो पेटी होती है उसे बोलते हैं अपने ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। यहां क्या पाया जाता है?
उच्च वायु दाब पाया जाता है, इसे बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। और यहां भी 90 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र है, यहां पर भी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। पहले आप ऐसे करो, इसे ऐसा का ऐसा बना लो, ये लाइन नहीं बनानी है एक बार, बाकी इसको बना लो। इतनी देर में मैं चाय पी लेता हूं, फिर इसे वापस समझते हैं अपने। इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। समझोगे तो ये याद रहेगा जीवन भर, रट्टा लगाओगे तो दूसरे दिन भूल जाओगे, नहीं पेपर में जाके भूल जाओगे। नहीं बताएंगे तो कहोगे कि हमें करवाया ही नहीं था, है ना। करवा देते हैं तो ये आके बोल देते हैं कि पता नहीं पेपर कहाँ से आ गया, हमें तो करवाया ही नहीं। पेपर में यहीं से आएगा, जो पढ़ रहे हैं वही आएगा। बना लिया क्या, या रुके अभी।
चलो समझ लेते हैं अब इसे। देखो यहां पर तापमान ज्यादा है, यहाँ पे तापमान ज्यादा है तो वायु दाब क्या हुआ, कम हुआ। वायु दाब कम हुआ तो हवा हल्की होकर के यहाँ से क्या है, ऊपर उठ गई। ठीक है, यहां से जो हवा ऊपर उठी ना, वो ऊपर ऊपर वायुमंडल के द्वारा कहा नीचे उतरी, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। जब हवा यहाँ पर ऊपर जाने पर हवा ठंडी होती है, ठंडी होगी, ठंडी होने के कारण क्या है, यहाँ पर नीचे उतर गई। और यहाँ पर तापमान भी इस क्षेत्र के मुकाबले अपने ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा सीधी नहीं पड़ती, इसलिए हवाएं यहाँ पर नीचे उतरी। नीचे उतरी तो यहाँ पर कटिबंध कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध यह उच्च वायुदाब पेटी, और यह भी शीतोष्ण कटिबंध यह उच्च वायुदाब पेटी। जब यहाँ पर वायुदाब ज्यादा हो गया, अब वायुदाब ज्यादा हो गया तो वायुदाब यहाँ कम है और हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है ना, तो वो धरातल के सारे सारे आती है। जैसे लू चलती है ना अपने, उस हिसाब से चलती है, लगभग वो परमानेंट ही चलती है हवाएं। ठीक है, तो यहां से हवाएं क्या है, यहां से तो हवाएं धरातल पर इस ओर आ जाती है और यहां से हवाएं धरातल पर इस ओर आती है। ये हवाएं हैं, इन हवाओं को एक अलग डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे। अब ये दोनों जब हवाएं यहाँ पर आई, यहाँ पर आपस में टकराई, एक यहाँ पर तापमान ज्यादा था, आपस में टकराने के कारण क्या ये हवा यहाँ से ऊपर उठ गई, और ऊपर उठने के बाद में हवाएं आधी इधर उतर गई, आधी इस शीतोष्ण कटिबंध में यहाँ आ गई। तो ये तो हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ये हो गई विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब यहां से कुछ हवाएं किधर जाती है, इस ओर भी जाती है, और यहां से कुछ हवाएं हैं वो किस ओर आती है, इस ओर आती है। अब इस ओर जो हवाएं आएगी, कुछ हवाएं यहां गई है, कुछ हवाएं इस उच्च वायुदाब से इस निम्न वायुदाब की ओर आई है। ये निम्न वायुदाब है और ये भी क्या है, निम्न वायुदाब है। अब ये तो नहीं पूछा आपने कि ये निम्न वायुदाब क्यों बना, क्या कारण है कि यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है। यहाँ निम्न वायुदाब पाए जाने का कारण है पृथ्वी का इस प्रकार से घूमना। जब पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है ना, तो ये वाले और ये वाले जो क्षेत्र है ना, इनसे हवाएं क्या है, अपने आप ऊपर उठ जाती है। जब हवा ऊपर उठ जाती है तब वहां पर क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब हो जाता है। यहां जो निम्न वायुदाब है वो किसके कारण है, तापमान के कारण है, जिसे बोलते हैं तापजन्य। और यहां जो निम्न वायुदाब है वो पृथ्वी की गति के कारण है, जिसे बोलते हैं गतिजन्य निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ तापमान से बनेगा, किसी चीज के गति करने के कारण भी क्या हो सकता है, निम्न वायुदाब हो सकता है। कभी बाइक लेके गए हो किधर इधर, स्कूटी लेके ट्रक के पास से निकले हो, ट्रक गए कभी पास से, ट्रक जाता है तो ट्रक के जैसे ट्रक निकलता है पीछे से क्या आती है, जोर से हवा आती है। क्यों आती है वो, क्या कारण है उस हवा आने का, क्योंकि जितनी दूर में ट्रक चल रहा है ना, उतनी दूर में निम्न वायुदाब है। उस निम्न वायुदाब को पूरा करने के लिए पीछे से क्या आती है, तेज हवा आती है, और उस निम्न वायुदाब को क्या करती है, वो पूरा करती है। जब तक वो निम्न वायुदाब पूरा होता है उतने में ट्रक और आगे चला जाता है, तो हवा उसके साथ साथ तेज गति में चलती है। आगे निम्न वायुदाब होता है और पीछे उच्च वायुदाब होता है।
उसके कारण हमें वो हवा तेज लगती है ना। वही कंडीशन यहाँ पे है कि यहाँ जब पृथ्वी घूमती है तो यहाँ की वायु क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। जब यहाँ की वायु ऊपर उठती है तो शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से और उप अपने ये जो ध्रुवीय उच्च वायु दाब है उससे उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर पवनें चलती है, जो आपस में यहाँ पर मिलती है। और जैसे पृथ्वी घूमती है तो ये पवन यहाँ से क्या हो जाती है, ऊपर उठती है। और यहाँ से ऊपर उठने के कारण आधी तो ध्रुवीय क्षेत्र में उतरती है और आधी कहाँ उतरती है, शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र में उतरती है। जो यहां से उठ करके यहां उतरती है वो तो ध्रुवीय पवन के रूप में उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर आती है, और जो यहां से उठी हुई पवन वायुमंडल के द्वारा यहां पर उतरती है वो इस प्रकार से क्या है, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी की ओर जाती है। और जैसे दोनों पवनें यहाँ पे मिलती है, पृथ्वी घूमती है, घूमने के कारण यहाँ से हवा वापस ऊपर उठ जाती है और यहाँ पे क्या पाया जाता है, निम्न वायु दाब पाया जाता है। ऐसी कंडीशन यहाँ पे है बिल्कुल। जो चीज यहाँ समझी है वही चीज क्या है, यहाँ पे है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बात हमने जो समझी है वो समझ में आई है या नहीं आई है। किस किस के समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा समझ लेंगे। जिनके समझ में नहीं आई है कोई बात नहीं, हम दोबारा समझ लेंगे। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब समझ में आया है क्या, या ये कितने बच्चों के समझ में नहीं आया। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब सारों के समझ में आ गया। वापिस देखते हैं, यहां निम्न वायु दाब क्यों है आप बताओगे, मिलजुल के बता दो। यहां पर सूर्य की किरण क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। सीधी पड़ती है तो तापमान ज्यादा हो जाता है, तापमान ज्यादा हो जाता है तो हवा फैल करके ऊपर उठती है। और यहां से उठी हुई पवन कहां नीचे उतरती है, शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी के पास में। और कहां उतरती है, यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी के पास में नीचे उतरती है। यहाँ नीचे क्यों उतरती है, यहाँ नीचे इसलिए उतरती है क्योंकि यहाँ से उठी हुई हवा क्या हो जाती है, जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वैसे वैसे ठंडी होती है। ठंडी होती है तो भार बढ़ता है, और भार बढ़ने के कारण भार इतना ज्यादा हो जाता है कि और लंबी दूरी तक जा नहीं पाती। इसलिए हवाएं कहाँ उतर जाती है, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में नीचे उतर जाती है। जब यहाँ नीचे उतरेगी हवा तो यहाँ पर कैसा वायुदाब हो जाएगा, उच्च वायुदाब। हवा का भार पृथ्वी पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ भी ज्यादा हो गया, यहाँ भी ज्यादा हो गया। अब यहाँ जब भार ज्यादा हो गया ना तो यहाँ से हवाएं धरती के ऊपर ऊपर एक तो चलती है इस ओर विषुवत रेखा की ओर, और इस उच्च वायुदाब से भी किस ओर चलती है, विषुवत रेखा की ओर चलती है, जिन्हें हम व्यापारिक पवन बोलते हैं। पवनों के अंदर अपने देखेंगे, ठीक है। तो ये व्यापारिक पवनें होती है, यानी कि यहाँ से उठी हुई वायु जो यहाँ दोनों तरफ नीचे उतरी थी वो धरातल के सारे सारे पुनः कहाँ पहुंच गई, विषुवत रेखा के पास में पहुंच गई। और यहाँ पर जब दोनों आपस में टकराई और तापमान ज्यादा था तो फिर ऊपर उठ गई, और यहाँ से उठ करके दोनों कहाँ उतर गई, इन दोनों क्षेत्रों में वापिस उतर गई। इधर से धरातल के सारे सारे यहाँ आई, यहाँ से ऊपर उठी वायुमंडल के अंदर जाके और इन क्षेत्रों में फिर वापस नीचे उतर गई, और फिर वापिस कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब आगे बात समझ में। इसके बाद में जो पवन यहाँ नीचे उतरी है उसमें से कुछ पवन किस ओर जा रही है, इस उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर जा रही है। यहाँ निम्न वायु दाब क्यों है, क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण इन अक्षांशों वाले क्षेत्र से क्या है, हवा पृथ्वी के घूमने के कारण ऊपर उठ जाती है। जब पवन ऊपर उठेगी, यहाँ पवन ऊपर उठ रही है तो कौन सा वायुदाब बन रहा है, निम्न वायुदाब। तो यहाँ भी कौन सा वायुदाब है, निम्न वायुदाब। इस निम्न वायुदाब के दोनों ओर से भी तो हवा इस निम्न वायुदाब की ओर आ रही है, और इस निम्न वायुदाब के दोनों ओर क्या है, उच्च वायुदाब है ना। तो हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आ रही है। अब ये निम्न वायुदाब है, इस निम्न वायुदाब के दोनों ओर भी क्या है, उच्च वायुदाब है। हालांकि यहाँ निम्न वायुदाब है वो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण क्या है, एक फोर्स लगता है, उसके कारण हवा वायुमंडल के अंदर फैल जाती है और यहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है। तापमान का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे, पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है, वायुदाब कम होता है। और इस वायुदाब को कम करने के लिए इन दोनों उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से क्या आती है, पवनें आती है, जिसकी ये इस निम्न वायुदाब की पूर्ति करती है। लेकिन जैसे यहाँ पर ये हवाएं आती है, ये पृथ्वी के घूमने के कारण वापिस
ऊपर उठ जाती है, जो आधी यहाँ नीचे उतरती है, आधी यहाँ नीचे उतरती है, और दोनों फिर इस क्षेत्र के अंदर आती है और यहाँ से वापस ऊपर उठ करके अपने अपने स्थान पर आ जाती है वायुमंडल के माध्यम से। ये स्थिति बिल्कुल यहाँ पे होती है। यहाँ से कुछ हवाएं यहाँ से इधर चलेगी, कुछ हवाएं यहाँ से इस ओर चलेगी। जैसे दोनों यहाँ पर आएगी, पृथ्वी के घूमने के कारण यहाँ से हवा वायुमंडल के अंदर ऊपर उठ जाएगी और ऊपर उठने के बाद में जैसे ठंडी होगी, आधी इधर नीचे उतरेगी और आधी यहाँ पर नीचे उतरेगी। ठीक है। और यहाँ जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब है, यहाँ उच्च वायुदाब इसलिए कि यहाँ तापमान क्या होता है, कम होता है। जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, वायुदाब उच्च या ज्यादा पाया जाता है। और हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जो हवा यहाँ पे आती है वो यहाँ से उठ करके वापिस उच्च वायुदाब वाली पेटी में उतर जाती है और यहाँ से धरातल के सारे वापिस निम्न वायुदाब की पेटी की ओर आती है। ठीक है। अब इससे मिलता जुलता एक डायग्राम और बनाएंगे। ये तो होगी वायुदाब की पेटियां। ये बना लिया ना सभी ने? ठीक है। अब अपने यहाँ पे दो डायग्राम बना लेंगे और कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, फिर मैं और बता दूंगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी हर किसी के समझ में आती नहीं है। एक ही डायग्राम बनाना है उधर वाला अपने को। ये कौन सी पेटी है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। इसके बाद में यहां पे कौन सी पेटी है? शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। इसके बाद में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और इसके बाद ऊपर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी बनने का कारण क्या है? यहाँ तापमान कम होता है। तो फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी घूमती है तो यहाँ से हवा वायुमंडल के अंदर फैल जाती है। ये कौन सी पेटी हो गई? शीतोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और इसके बाद में उपध्रुवीय उच्च वायुदाब है क्या? निम्न वायुदाब क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु कहां फैल जाती है? वायुमंडल के अंदर फैल जाती है। और ये कौन सी पेटी हो गई? ध्रुवीय। ये तो बना ही लिया है ना, ये तो हम बना चुके हैं। अब क्या बात बनानी है वो हम देख लेते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये 30, फिर ये बना दी 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये सारे दक्षिणी गोलार्ध के हैं और ये सारे उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश है। इस पेटी के आधार पे ही हम उस पेटी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है ना। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से जो हवा ऊपर उठती है, यहां से जो हवा ऊपर उठ रही है वो कहां उतर रही है? नीचे। एक तो यहां उतर रही है और एक कहां उतर रही है? यहां उतर रही है ना। इन दोनों जगह ही उतर रही है, यहां पर और यहां पर नीचे उतर रही है। यहां तो हमने बनाया जो हवा ऊपर उठ रही है और यहां हम बनाएंगे, यहां उच्च वायुदाब है तो इस उच्च वायुदाब से
इस निम्न वायु दाब की ओर, और इस उच्च वायु दाब से इस निम्न वायु दाब की ओर क्या चलती है, पवनें चलती है। ये पवनें जब इस भूमध्य रेखा के पास में यहां पर आती है तो यहां से वापस क्या हो जाती है, ऊपर उठती है और वायुमंडल के ऊपर जाकर के और इन दोनों क्षेत्रों के अंदर नीचे उतर जाती है। और यहाँ नीचे उतरने के बाद में पृथ्वी के सारे सारे धरातल के सारे सारे वापस भूमध्य रेखा के पास में आ जाती है। इन पवनों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवने। क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवने। एक इनका नाम मिलता है सन्मार्गी पवने और एक इनका नाम मिलता है पूर्वी पवने। पूर्वी पवने इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दिशा देखो, कोई पवन ऐसे चल रही है तो इसकी दिशा निकालो, दिशा क्या आ रही है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये क्या है, पश्चिम है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, या ऐसे कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो इनके नाम लिख दीजिए। इन पवनों को क्या कहा जाता है, इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक, या इन्हें कहा जाता है सन्मार्गी, या इन्हें कहा जाता है पूर्वी पवने। इन दोनों को, ठीक है, ये भी कौन सी पवन हो गई, व्यापारिक, या इसे भी नाम मिल गया सन्मार्गी, या इसे कहेंगे पूर्वी पवने। ये कहानी समझ में आई है क्या, ईमानदारी से बता दो, नहीं आई तो वापस समझ लेंगे, लेकिन रास्ता एक ही है, समझना ही पड़ेगा, है ना। चलो अगली पवन देखते हैं। इसके बाद में यहां क्या है, ये देखो यहां पर क्या है, उच्च वायु दाब है और हवा हमेशा, पवने हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। इधर जो पवन आ रही है वो तो क्या कहलाती है, उच्च वायु दाब से इस विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की ओर आ रही है, वो क्या कहलाती है, व्यापारिक पवने, लिखा है ना। यहां पर जो पवने चलती है धरातल के सहारे सहारे ऐसे, ये पवने कहलाती है पछुआ पवने। कौन सी पवने कहलाती है, पछुआ पवने कहलाती है। कैसे चलेगी, तो इस गोलार्ध में तो चलेगी, इनकी दिशा होगी ये, और इस गोलार्ध में इनकी दिशा होगी ये। देखो दिशा निकालनी आती है आपको, दिशा निकालेंगे तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो ये हवा चल रही है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। इसलिए इन पवनों को किस नाम से जानते हैं, पछुआ पवने। कौन सी पवने है, पछुआ पवने। ये भी कौन सी पवने है, पछुआ पवने। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको, आगे नाम आएगा कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में आते ही अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। अब जब पता ही नहीं कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है कौन सी, तो दिशा बदले, इधर बदले या उधर बदले, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कम से कम जो बेसिक बात है वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये हो गई कौन सी पवने, पछुआ पवने। अब एक एक कॉलम खाली रह गया। यहां पर तो पवने चलती है ध्रुवों से, इस कौन सा है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब है, ये देखो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर यहां पर पवने ऐसे चलती है। एक चीज अपने और देखें, यहां पर इसमें हम जो बना रहे थे बात, वो ये बना रहे थे कि हवा ऊपर वायुमंडल के अंदर कैसे जा रही है। तो यहां से उठी हुई पवन कहां उतरती है, यहां, और यहां से उठी हुई पवन कहां उतरती है, यहां पर। और यहां से उठी हुई पवन एक तो यहां उतरती है वायुमंडल के अंदर से, और एक वायुमंडल के अंदर जाके यहां पे उतरती है। तो यहां तो ये जो निशान लगा रखे हैं, ये लगा रखे हैं हमने, कौन से निशान लगा रखे हैं, जो पवन वायुमंडल के अंदर क्या है, ऊपर चल रही है। और यहाँ पे जो निशान लगा रखे हैं वो निशान हमने कौन से लगा रखे हैं, जो पवने धरातल के ऊपर चल रही है।
तो ये कौन सी पवन है? ये पवन है ध्रुवीय पवने। ये भी कौन सी पवन है? ध्रुवीय पवने। एक बात और ध्यान में रखनी है कि हवा को पश्चिमी या पूर्वी, उत्तरी या दक्षिणी कैसे कहेंगे? जिस दिशा से हवा आ रही है ना, जिस दिशा से हवा आती है उस दिशा पर उस हवा का नाम रखा जाता है, न कि जिस ओर जा रही है। किस आधार पे नाम रखा जाता है? जिस ओर से हवा आ रही है। जैसे ये देखो, ये हवा किधर से आ रही है? पूर्व से आ रही है। और किस ओर जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है। पूर्व से आ रही है, इसलिए इस पवन को क्या बोल रहे हैं? पूर्वी पवन। ये पवन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इसलिए इस पवन को पश्चिम की ओर से आ रही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पछुआ पवन। ये पवन ध्रुव से आ रही है, उपध्रुव क्षेत्र की ओर, ध्रुवों से उपध्रुव क्षेत्र की ओर आ रही है, इसलिए इस पवन का नाम क्या है? ध्रुवीय पवन है। तो हवा का नाम जब कभी भूलो तो एक ही बात याद रखनी है कि हवा का नाम जिस ओर से हवा आती है उस आधार पर रखा जाता है। ठीक है, रट्टा लगाने की बाकी आवश्यकता है नहीं। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया? वापिस बताना है क्या? वापिस बता देंगे, एक बार और रिपीट कर लेंगे अपने। ईमानदारी से बता दो भी किस किस के समझ में नहीं आया, मुझे पता तो लगे भी कितने बच्चों के समझ में नहीं आया। एक तो अश्वनी के समझ में नहीं आया, और मैं कुछ नहीं कहूंगा भी आपके समझ में क्यों नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया, मेरे भी नहीं आया था कई टाइम तक, लेकिन अब आ रखा है समझ में, अब बता सकता हूं मैं। सब बाकी सबके समझ में आ गया? एक बार रिपीट करने की आवश्यकता है क्या? सारे को करें या उसको एक को करें? सारे को ही कर लेते हैं ना। देखो इस प्रकार से करते हैं। यहां पर वायु दाब क्या होता है? तापमान, पहले तापमान की बात कर लेते हैं। तापमान क्या होता है? अधिक होता है, तब वायु दाब क्या हो जाता है? कम। वायु दाब कम होने का मतलब है हवा ऊपर उठती है। यहां से जो हवा ऊपर उठती है वो कहां उतरती है? शीतोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र की ओर, उत्तरी गोलार्ध के और दक्षिणी गोलार्ध के 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र में नीचे उतरती है। और यहाँ नीचे उतरने के बाद में जब यहाँ पर उच्च वायु दाब बन जाता है तो ये हवा इस उच्च वायु दाब क्षेत्र से इस निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर आती है, जिन पवनों को व्यापारिक सन्मार्गी या पूर्वी पवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां जब ये पवन आ जाती है तो यहां से फिर ऊपर उठती है और कौन से क्षेत्र में उतर जाती है? इस उच्च वायु दाब वाली पेटी वाले क्षेत्र में उतर जाती है। एक बात तो ये हो गई, और यहां से फिर ये पुनः किधर आ जाती है? इस निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर आ जाती है। एक बात तो ये पढ़ ली। दूसरी बात कि इस उच्च वायु दाब से कुछ पवनें इधर भी जाती है और कुछ पवनें इस उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से किधर जाती है? इस ओर आती है। और ये भी उच्च वायु दाब है, ये भी उच्च वायु दाब है, तो इन उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से भी पवनें क्या है? इस निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर आती है, इस निम्न वायु दाब को भरने के लिए यहाँ और यहाँ। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही पृथ्वी घूमती है यहाँ की जो पवन है वो ऊपर उठ के वायुमंडल में चली जाती है, और यहाँ पे क्या बन जाता है? निम्न वायु दाब बन जाता है। यहां से ऊपर उठी हुई जो पवन है, भले यहां से ऊपर उठी है भले यहां से ऊपर उठी है, इन दोनों स्थानों से ऊपर उठी पवन आदि तो ध्रुवों के पास में जाके नीचे उतरती है और आदि इस शीतोष्ण उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र के पास में नीचे उतरती है। वैसे ही यहाँ पर यहां से ऊपर उठी हुई पवन आदि तो कहां उतरती है? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, और आदि पवन कहां उतरती है? ध्रुवों के पास में नीचे उतरती है। ठीक है, और यहां से फिर धरातल के सारे सारे ये पवनें वापस चलती है, जिन्हें जो ध्रुवों से 60 डिग्री अक्षांश की ओर आ रही है वो ध्रुवीय पवन है, जो 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर जा रही है वो पछुआ पवन है। पछुआ पवन इसलिए कहते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, हाँ जी। उच्च वायु दाब
कैसे चलती है? जैसे अभी ट्रक चलाया था ना हमने, कि देखो जैसे हमने एक सिलेंडर की बात की थी, सिलेंडर की बात की थी ना, सिलेंडर की बात की थी, तो सिलेंडर कब फटता है? गर्मियों में या सर्दियों में? गर्मियों में फटता है। गर्मियों में क्यों फटता है? तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होता है तब सिलेंडर भी तो गर्म होता है। सिलेंडर जब गर्म होता है तब उसके अंदर क्या है? घनत्व ज्यादा होता है सिलेंडर के अंदर। अब घनत्व ज्यादा होता है, पास पास में वायु का कण बिल्कुल पास पास में होता है, तो अब वो गर्म हो गई वायु, गर्म हो गई वायु, तो वो क्या करेगी? फैलने का प्रयास करेगी। किस ओर फैलेगी? जहां वायु दाब कम होगा। वायु दाब कम कहाँ है? सिलेंडर के बाहर की ओर, है ना? सिलेंडर के बाहर की ओर क्या है? वायु दाब कम है। तो जैसे ही फूटेगा वायु दाब क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा, है ना? एक तो उदाहरण ये हो गया। और उदाहरण अभी ट्रक वाला लिया था कि जितनी दूर में जैसे बस है या ट्रक है खड़ा है ना, तो उस स्थान पर वायु का अभाव है, उस जगह वायु नहीं है, उस जगह कोई ठोस वस्तु खड़ी है, निम्न वायु दाब है वहां पर, भले गर्मी है भले सर्दी है। जैसे ही वो ट्रक आगे की ओर चलेगा, है ना, जैसे ही ट्रक क्या है आगे की ओर चलेगा, तो पीछे जो वायु है उस जगह आएगी जहां पहले ट्रक था। तो यानी कि ट्रक वाली जगह क्या है? निम्न वायु दाब है। दूसरी जगह क्या है? उच्च वायु दाब है। कभी आपने देखा होगा जैसे अपने जैसे अब जो नए घर बनते हैं ना, उसमें एक एडजस्टिंग फैन लगा होता है। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो फैन घूमता है ऊपर, अगर उसे ऑन नहीं कर रखा तो, है ना? जैसे ही गेट खोलेंगे वो फैन घूमेगा। क्यों घूमेगा? वो इसलिए घूमेगा क्योंकि जैसे ही गेट खुला ना, तो जिस गेट की जगह जो वायु थी, वो वायु क्या है? उस वायु को दबाव लगा तो वो वायु उस एग्जिस्टिंग फैन के अंदर से बाहर चली गई, इसलिए वो घूमा। और एक हम खुद उस कमरे के क्या है? अंदर चले गए। तो हमारी जगह, जिस जगह हम अब खड़े हैं ना कमरे के अंदर, उस जगह वायु नहीं है। वो वायु कहां चली गई? कमरे से बाहर चली गई। तो ये क्या है? ये यही बात प्रदर्शित करता है कि हम जैसे कमरे के अंदर आए तो हमने क्या है? कुछ वायु का स्थान है वो घेर लिया, हम उच्च वायु दाब का कारण बन गए वहां पे, है ना? तो हवा क्या चली गई? बाहर चली गई। ये सिस्टम होता है। घर पे करके देखना इसे भी, क्या एग्जिस्टिंग फैन घूमता है क्या या नहीं घूमता, है ना? या आपने देखा होगा जैसे सर्दी होती है, जब सर्दी होती है तब धुंध आती है। धुंध क्यों आती है? सर्दी में क्यों आती है धुंध? गर्मी में क्यों नहीं आती? क्योंकि वायु ठंडी होती है, मिट्टी के जो कण होते हैं वो सारे के सारे नीचे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वायु का दाब नीचे की ओर लगता है, उस समय वायु का घनत्व ज्यादा होता है। जैसे गर्मी होती है वायु का घनत्व कम हो जाता है, वायु फैल जाती है। इतनी सी कहानी है, ठीक है? ये समझ में आ गई कहानी? यहाँ पर टाइम तो नहीं हुआ अभी? हो गया टाइम? तो कल, कल तो अपनी क्लास है नहीं, परसों, परसों अपने पढ़ेंगे वायुमंडल की कोशिका या वायुमंडल की कोशिकाएं। आज वाली क्लास समझ में तो आई है?